बल्कि हमें उससे लड़ने के लिए तैयारी भी करना है। तो ये जो महामारी है, इससे लड़ने के लिए तो सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महामारी के जैसे ही, पेंडेमिक के जैसे ही, ये जो प्रतिक्रांति का दौर आने वाला है, प्रतिक्रांति का युग आने वाला है, और ये साधारण युग नहीं आने वाला है। बुद्ध की क्रांति के खिलाफ जो रक्त रंजित प्रतिक्रांति का दौर आया था पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से, और बाद में एक नया संविधान स्थापित किया गया था जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। तो इसी तरह की रक्त रंजित प्रतिक्रांति आने के लिए तत्पर है, और ये रक्त रंजित प्रतिक्रांति का जो दौर आने वाला है, उसके लिए जो हम अभी देख भी रहे हैं, बहुत से नियम, कानून, कायदे, सत्ता, सारी चीज उसके लिए तत्पर है। आज केंद्र में उनकी सत्ता है, बहुत से राज्यों में उनकी सत्ता है, और उसके माध्यम से उन्होंने कई कानून में बदलाव किया है। वो यहीं पे रुकने वाले तो नहीं हैं। जैसा कि अभी बीच में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो नई संसद बन रही है, उस नई संसद में हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करके नए संविधान के साथ में जाएं। तो अभी तो जैसे हम देखते हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून आया, जिसे हम सीएए कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या एनआरसी आया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स आया, या जो हमारे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये सब जो निजीकरण का दौर आ रहा है, सारी संस्थाएं निजी होते जा रही हैं, ताकि कागजों पे तो आरक्षण दिखाई दे, कागजों पर तो भागीदारी दिखाई दे, लेकिन वास्तविक तौर पर, धरातल पर, जमीनी स्तर पर आरक्षण का कहीं कोई औचित्य ना रहे। ये इस तरह का जो हम अपने आंखों के सामने ही देखते चले जा रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, दलितों को, आदिवासियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, किसी को पेड़ से बांधकर मारा जा रहा है, किसी के घर में घुसकर मारा जा रहा है, जबरदस्ती बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कश्मीर का हम देखते हैं, जहां से 370 की धारा हटा दी गई है। जो अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, महाराष्ट्र में, केरल में, जो दाभोलकर हुए, पानसरे हुए, कालबुर्गी हुए, गौरी लंकेश हुए, जिनकी हत्याएं कर दी गई, और ये यही रुकने वाली सब नहीं है। ये जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो भी चल रहा है, और सत्ता के लिए वो इतने लालायित हैं, इतने लालायित है कि कोविड-19 को भी उन्होंने नजरअंदाज किया, जिसे हम महामारी कह रहे हैं। देखते ही देखते लाखों लोग जो यानी काल कवलित हो गए, जो यानी शिकार हो गए। गंगा नदी में लाशें बह रही थी, हजारों शमशान घाट में 8-8, 10-10 घंटे के लिए वेटिंग चल रही थी। इतनी मौतें होने के बावजूद भी जो प्रतिक्रांति को स्थापित करना चाहती है, रक्त रंजित प्रतिक्रांति को स्थापित करना चाहती है, उसने भी कोविड को या कोरोना महामारी को नजरअंदाज करके, मध्य प्रदेश में हो तो सब मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन किया, चाहे छल से, षड्यंत्र से, जिसे वो अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से साम दाम दंड भेद कहते हैं, जिसे वो चाणक्य नीति कहते हैं। किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने कोरोना को नजरअंदाज करके सत्ता को इन्होंने स्थापित किया। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि कोरोना महामारी पूरी फैली हुई थी, उसके बावजूद भी सारी केंद्र सरकार और प्रदेशों के बड़े बड़े प्रतिनिधि बंगाल में जाकर बड़ी बड़ी रैलियों को अंजाम दे रहे थे। तो ये जो प्रतिक्रांति को स्थापित करना चाहते हैं पुनः, तो ये लोग जो हैं इस समय बहुत ज्यादा लालायित हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे समय
ये जो प्रतिक्रांति, जैसे कहते हैं ना कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है, तो हमें इस बार ये इंग्लैंड नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये चीन जापान नहीं है, ये म्यांमार या श्रीलंका या नेपाल नहीं है, ये भारत है, जहां पर इस क्रांति का उदय हुआ था, जहां पर बाबा तथागत सम्यक संबुद्ध ने समता का, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारे का, न्याय का, या ये इस तरह का जो संदेश जिसे हम सामाजिक संदेश कहते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है ये सामाजिक संदेश है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कानूनी दर्जा दिया, कानूनी मान्यता दी, संवैधानिक दर्जा दिया, और संविधान की प्रस्तावना में ही उन्होंने ये जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का, उसे उन्होंने प्रस्तावना में ही शामिल कर दिया। और शामिल ही नहीं किया, अंत में क्या लिखा प्रस्तावना में कि ये जो समता का सिद्धांत है, ये जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ये जो बंधुत्व का सिद्धांत है, ये जो न्याय का सिद्धांत है, हम इसे आत्मार्पित भी करते हैं, इसे हम अंगीकृत भी करते हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसे इस तरह का, इसको स्वीकार करके इसके साथ जीने का प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संदेश दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर अपने घरों में लगाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े स्तर पे, बड़े धूमधाम से, बड़े जश्न के साथ मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा दिखाई देता है कि हमने ही अपने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत को, या हमने अपनी जिम्मेदारी को, या हमने अपने कर्तव्य को आत्मार्पित नहीं किया है, अंगीकृत नहीं किया है, या स्वीकार नहीं किया है। और इसीलिए प्रतिक्रांति को हमारी इस कमजोरी का बहुत बड़ा फायदा मिला है। और ऐसा है कि जैसे तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है, तो ये तो बीमारी है, ये तो महामारी है। आज नहीं तो कल वैज्ञानिक इसकी दवाई खोज लेंगे, इसके टीके निकाल लेंगे, और ये बीमारी जो है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जो रक्त रंजित प्रतिक्रांति आने वाली है, जिसके लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रतिक्रांति की हमें 3 किताबों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रतिक्रांति की 3 किताबें, जिससे हम अच्छे से प्रतिक्रांति को समझ सकते हैं कि वो रक्त रंजित कैसी होगी। तो एक प्रतिक्रांति के दौर की किताब रही है मनुस्मृति। मनुस्मृति को भी हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, और उससे हमको ये एहसास होता है कि इनके दिलों में किस तरह के समाज व्यवस्था का आकलन है। इसी तरह से दूसरी जो किताब है, उस दूसरी किताब का नाम आनंद मठ है। आनंद मठ को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, जो लगभग 1175 ईसा में ये जो लिखी गई है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस किताब को लिखा है आनंद मठ, जिसका ये गान करते हैं वंदे मातरम, जिसे उन्होंने राष्ट्रगीत भी बना दिया है वंदे मातरम को। तो ये वंदे मातरम जो लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया है। जब आप आनंद मठ को पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिक्रांति के जो वाहक हैं, वो किस तरह से रक्त रंजित प्रतिक्रांति स्थापित करना चाहते हैं। वो साधारण तरीके से या उपदेशों से स्थापित नहीं करना चाहते हैं, जैसे बुद्ध ने किया। बुद्ध ने उपदेशों से, अपने भिक्खु संघ के माध्यम से किया, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की हिंसा या शोषण या अत्याचार या कत्लेआम इस तरह का सुझाव नहीं था। लेकिन ये जो प्रतिक्रांति है, ये प्रतिक्रांति, ये समझ के हमें चलना चाहिए कि ये भारत है, और इस भारत में प्रतिक्रांति किसी भी हद को पार करने के लिए तत्पर है। इसी तरह से तीसरी किताब जो है, जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिक्रांति किस किस रूप में अपना कार्य कर रही है। तो तीसरी किताब जो है वो है गुजरात हादसे की हकीकत। मोदी के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात में जो
कांड हुआ, जहां पर क्या कहते हैं कि कत्लेआम हुआ मुस्लिम समाज का, किस तरह से हुआ, तो जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, गुजरात हादसे की हकीकत, तो उस किताब के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और गुजरात में जो दंगे हुए, गुजरात में जो शासन और प्रशासन ने मिलकर जो वहां पर कार्य किया, तो उससे हम समझ सकते हैं कि भारत में किस तरह की प्रतिक्रांति स्थापित होने वाली है। तो जैसी तीसरी लहर महामारी की आने वाली है, इसी तरह से प्रतिक्रांति भी आने वाली है। और उसके लिए हमारे पास में या तो सोच नहीं है, और सोच भी है तो उसके लिए हम किसी प्रकार की कोई तैयारी करना नहीं चाहते हैं। जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, जैसे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि इस महामारी से हमें लड़ना ही है, महामारी को हमें जमींदोज करना ही करना है, महामारी को हमें किसी भी कीमत पर खत्म करना ही करना है, तो जो भी सावधानियां बरती जा सकती है, वो सारी सावधानियां बरतने के सुझाव बोलो या निर्देश बोलो या डायरेक्शंस बोलो, वो दुनिया को दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो इसी तरह से ये जो प्रतिक्रांति आने को तत्पर है, प्रतिक्रांति आना चाह रही है, तो ऐसे समय हमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, उससे लड़ने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करें और केवल हम ये सोचते रहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो हम एक प्रकार से भ्रम में पड़े हुए रहेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलेगा, हमें किसी तरह का कोई भी काम करने का मौका भी नहीं रहेगा, हम चारों तरफ से असहाय हो जाएंगे। तो असहाय होने के पहले, या हम मजबूर होने के पहले, या हम कोई कार्य नहीं करने के पहले, आज से, अभी से, चाहे हम करें या कोई भी करें, लेकिन जो तैयारी है वो तैयारी करना बहुत जरूरी है। अन्यथा वक्त हाथ से निकल जाएगा। और फिर जैसे वो उदाहरण दिए जाते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो कृषि जब मर जाती है, फसल सूख जाती है, उसके बाद वर्षा हो भी गई तो उसका क्या फायदा है। तो अभी हमारे पास में अवसर है, अभी हमारे पास अपना संविधान भी है, अभी हमारे पास अपना लोकतंत्र भी है, इसको हम अपने हथियार बनाकर हम प्रतिक्रांति का मुकाबला करने लायक बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए तीन प्रमुख बातें जो है, जिस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। एक बात क्या है? एक बात यह है कि युवा जो है, युवा को हम बचपन से एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं। क्या स्लो पॉइजन दे रहे हैं? स्लो पॉइजन ये दे रहे हैं कि उससे हम ग्लैमर सिखा रहे हैं, ग्लैमर की ओर आकर्षित कर रहे हैं, धन दौलत की ओर आकर्षित कर रहे हैं, लग्जरी की ओर आकर्षित कर रहे हैं, सुख और वैभव की ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो वैभव है, ये कब तक टिका रहेगा? तो बच्चा जो है वो रात और दिन सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, वैभव के लिए संघर्ष कर रहा है, धन दौलत के लिए संघर्ष कर रहा है, पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा है। वो पढ़ाई भी कर रहा है तो समाज के लिए नहीं कर रहा है, वो धन दौलत के लिए पढ़ाई कर रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बड़े टैलेंटेड बच्चे, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन वो टैलेंट क्यों आ रहा है? तो वो टैलेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको माँ बाप ने क्या सिखाया है कि खूब दौलत कमानी है, खूब बड़े पदों पर जाना है। तो ये जो युवा वर्ग है, ये समाज की ओर आकर्षित नहीं है, अपने धर्म की ओर आकर्षित नहीं है, हमारे बाबा साहब के मिशन की ओर आकर्षित नहीं है, ये वैभव की ओर आकर्षित है, ये सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित है, ये ग्लैमर की ओर आकर्षित है, ये लग्जरी की ओर आकर्षित है, ये सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित है। तो ये जो आकर्षण है, इस आकर्षण की वजह से युवा जो, जिसमें बड़ा जज्बा होता है, वो किसी भी संगठन में दिखाई नहीं देता है। तो ये युवा जो है, इसको धम्म की ओर आकर्षित करना, मूवमेंट की ओर आकर्षित करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये साधारण बात नहीं है कह देना कि युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। तो ये साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि युवा धम्म की ओर आकर्षित होना चाहिए। बुद्ध तो राजा के बेटे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरह का जीवन यापन किया, जीवन का लक्ष्य क्या बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बुद्ध को मानते हैं,
कबीर को यदि हम मानते हैं, हम कबीर पंथी भी हैं, तो कबीर को जब हम मानते हैं तो कबीर ने कौन सा रास्ता चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने धन वैभव का रास्ता चुना? क्या बुद्ध ने धन वैभव का रास्ता चुना? क्या सुख सुविधाओं का बुद्ध ने रास्ता चुना? हम संत रविदास जी को देखते हैं, तो क्या संत रविदास जी ने सुख सुविधाओं का रास्ता चुना, वैभव का रास्ता चुना, ग्लैमर का रास्ता चुना, सुख सुविधाओं का रास्ता चुना? संत घासीदास जी को हम देखते हैं, ज्योतिबा फुले जी को देखते हैं, नारायण गुरु जी को देखते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर जी को देखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखते हैं, चोखा मेला को देखते हैं, नंद नार को देखते हैं। जितने भी संत हुए, गुरु हुए, महापुरुष हुए, महामानव हुए, अंतिम कड़ी में हम साहब कांसीराम जी को भी जब देखते हैं, तो क्या उन्होंने धन वैभव को चुना? क्या उन्होंने सुख सुविधाओं का रास्ता चुना? क्या उन्होंने ग्लैमर का रास्ता चुना? नहीं चुना। तो हम जो है अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, हम अपने घर में तस्वीर जरूर लगा रहे हैं महापुरुषों की, महामानवों की। और कोई कहता है मैं बुद्ध का अनुयायी, कोई कहता है मैं कबीर का अनुयायी, कोई कहता है मैं संत रविदास जी का अनुयायी, कोई कहता है मैं घासीदास जी का अनुयायी, कोई कहता है मैं ज्योतिबा फुले का अनुयायी, कोई कहता है मैं बाबा साहब का अनुयायी, कोई कहता है मैं कांसीराम जी का अनुयायी। लेकिन सारे लोग अपने बच्चों को धन दौलत सिखा रहे हैं, ग्लैमर सिखा रहे हैं, लग्जरी सिखा रहे हैं, वैभव सिखा रहे हैं, सुख सुविधाएं सिखा रहे हैं। और उस वजह से हमारे बच्चे जो है उसी ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, उसी ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इस ओर उनका आकर्षण नहीं है। लेकिन जो प्रतिक्रांति है, प्रतिक्रांति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसा रास्ता बनाया है कि उनके समाज के युवा जो हैं, वो कोई 20 साल की उम्र से, कोई 16 साल की उम्र से, कोई 25 साल की उम्र से उस क्षेत्र को चुन रहे हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हों, चाहे मोहन भागवत जैसे लोग हों, चाहे नरेंद्र मोदी जैसे लोग हों। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, जो जवानी से ही, युवा अवस्था से ही उस रास्ते को चुन रहे हैं। और इसीलिए प्रतिक्रांति बड़ी तेजी से कामयाब होती जा रही है। और ये चुनौती है, ये साधारण बात नहीं है। युवाओं को अपनी ओर लाना, उनके लिए रास्ता बनाना पड़ता है। जब तक हम रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक युवा इस ओर आकर्षित नहीं होगा। हम केवल ये कह देंगे कि युवाओं को आना चाहिए, युवा नहीं आएगा। रास्ता बनाने के लिए उन्हें सुरक्षा देना, समाज में उनको ज्यादा सम्मान देना, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं युवाओं के लिए। जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें और लोगों से ज्यादा सम्मान नहीं मिलेगा, तो क्यों कराएंगे? तो ऐसा रास्ता बना के देना, जैसा प्रतिक्रांति ने बना के दिया है, तो आज उनके पास में हजारों की तादाद में युवा जो हैं, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, भाई बहन छोड़ के, नाते रिश्तेदार छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, वैभव छोड़ के, उन्होंने प्रतिक्रांति के उस आंदोलन को ज्वाइन किया है, उसको चुना है। हम ऐसा रास्ता बनाएंगे, ऐसा रास्ता यदि नहीं बनाते हैं तो युवा जो है वो क्यों कर आएगा? युवाओं का आना बहुत जरूरी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के इस रास्ते को चुनना भी बहुत जरूरी है। जब वो ऐसा आएगा और जब वो नेतृत्व करेगा, तब जाके हम समझेंगे कि हमारी विक्रांति जो है वो प्रतिक्रांति के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। और नहीं तो हम साधारण लोग जो हैं, प्रतिक्रांति को टक्कर देने के हिसाब से यदि हम सोचते बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल जाएगा। दूसरी बात जो है कि समाज, जैसे भारती साहब ने कहा, सम्मानित धर्म प्रकाश भारती साहब ने कहा, और उन्होंने हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट बृहद्रथ का उदाहरण दिया कि राजा का कत्लेआम हुआ, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन समाज तैयार नहीं हुआ था। तो समाज का मतलब क्या है? तो समाज का मतलब भारत में कम से कम यदि हम साधारण भाषा में कहें तो बहुजन समाज है। तो बहुजन समाज का आंदोलन बनाना, बहुजन समाज का आंदोलन खड़ा करना, और खड़ा करने का मतलब है केवल कहने से काम नहीं चलेगा। बहुजन समाज के प्रतिनिधि दिखाई भी पड़ने चाहिए, क्योंकि भारत इंग्लैंड नहीं है, भारत अमेरिका नहीं है, भारत म्यांमार नहीं है, भारत नेपाल या कंबोडिया नहीं है, भारत चीन नहीं है।
भारत है, ये जातियों का देश है। इस जातियों के देश में बहुजन समाज को एक माला में पिरोना ये बहुत जरूरी है। तो जैसे एक माली जब माला बनाता है तो गुलाब का फूल भी दिखाई देता है, गेंदे का फूल भी दिखाई देता है, चमेली का फूल भी दिखाई देता है। तो अलग अलग किस्म के फूलों से जब वो माला बनाता है तो हर फूल की उसमें अपनी अहमियत दिखाई देती है। तो इसी तरह से बहुजन समाज का आंदोलन खड़ा करना, क्रांति को खड़ा करने के लिए, क्रांति को कामयाब बनाने के लिए, ये हमारी जरूरत है। ये किसी और की जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत, ये हमारी आवश्यकता है कि हम इसे बहुजन समाज का आंदोलन बनाएं। और माली की तरह बहुजन समाज के सारे प्रतिनिधि जैसे माला को सुशोभित करते हैं, ऐसे ही हमारी इस क्रांति को या हमारे इस आंदोलन को सुशोभित करें। दूसरी चीज, तीसरी बात जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि बुद्ध ने, जैसे हम कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। लेकिन बोध गया से 200 मील दूर, 300 मील दूर बुद्ध पैदल गए। किस बात के लिए गए? हम उतने बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, साधारण तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं कि बुद्ध डायरेक्टली जनता को या समाज को समझाना नहीं चाहते थे। तो बुद्ध क्या चाहते थे, तथागत क्या चाहते थे? तो तथागत जो बात समाज को समझाना चाहते थे, जो बात समाज को बताना चाहते थे, जिन बातों का उपदेश बुद्ध समाज को देना चाहते थे, उसके लिए बुद्ध रोल मॉडल खड़ा करना चाहते थे, समाज के आदर्श खड़ा करना चाहते थे। और इसीलिए बुद्ध ने 200 मील दूर या 300 मील दूर, जहां उनको ऐसी आशा की किरण दिखाई दी कि यहां से मेरे संघ का निर्माण हो सकता है, वो 5 साथी जिसे मैं किसी समय छोड़कर आ गया था, वे अब सारनाथ में हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, अंदाजा हुआ या पता लगा, तो वो पैदल उन 5 साथियों की तलाश में सारनाथ आए। जब सारनाथ में उनसे मुलाकात हुई तो शुरू में वो जो 5 साथी थे, जिन्हें हम 5 परिव्राजक कहते हैं, तो वो शुरुआती समय में तो नाराज थे कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अंत में तथागत ने उन्हें अपनी बातों से सहमत किया, बुद्ध ने उन्हें अपनी बातों से सहमत किया, वो उनकी बातों से सहमत हुए, जिसे हम प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो अभी संभवतः 24 तारीख को आएगा, या 24 तारीख से जो फिर वर्षावास शुरू होता है। तो वो पहला उपदेश उन्होंने दिया, लेकिन अकेले उपदेश ही नहीं दिया कि मेरा धम्म क्या है, वहां से उन्होंने संघ का निर्माण किया कि ये जो संघ होगा, तो ये संघ 1000 साल तक प्रतिक्रांति बोलो या उस सभ्यता बोलो या वो जो दर्शन था उनका, हिंदुत्व का दर्शन, उस दर्शन के खिलाफ चाहे 1000 साल तक लड़ना पड़े, या जो सभ्यता है उसके खिलाफ 1000 साल तक लड़ना पड़े, तो उसके लिए चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं, क्योंकि वो कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, वो कोई दैवीय पुरुष नहीं थे, वो एक साधारण इंसान थे। और वो जानते थे कि मेरी एक उम्र होने के बाद मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन ये जो सभ्यता है, ये जो दर्शन है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसके खिलाफ लड़ाई कम से कम 1000 साल तक चलेगी। तो उसके लिए संघ का निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे संघ का निर्माण तथागत बुद्ध ने किया। तो इसीलिए आज के इस दौर में चूंकि प्रतिक्रांति ने ये कार्य कर लिया है, तो ऐसे इस प्रतिक्रांति के जो आगमन या तो चल भी रहा है, लेकिन अभी जैसे तीसरी लहर आने वाली है महामारी की, तो वो कितनी लाशें बिछाकर जाएगी। दूसरी लहर ने तो बहुत लाशें बिछा दी, तीसरी लहर कितनी लाशें बिछाकर जाएगी, इसका अभी हमको आकलन नहीं है। तो ऐसे ही प्रतिक्रांति ने पुष्यमित्र शुंग के जमाने में कितनी लाशें बिछाई, या पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो हम आनंद मठ का जो हम इतिहास पढ़ते हैं वीर जाफर के समय का, कि उस समय उन्होंने कितनी लाशें बिछाई, या हम फिर नरेंद्र मोदी के समय का जो गुजरात में जो दंगे हुए, उसमें उन्होंने कितनी लाशें बिछाई।
तो अब जो प्रतिक्रांति की जो लहर आने वाली है, उस प्रतिक्रांति की लहर में कितनी लाशें बिछाई जाएंगी। अभी तो हमको लगता है कि तो मुसलमानों का नंबर आने वाला है, सिर्फ मुसलमानों का नंबर आने वाला है। तो ऐसा समझ के हम भ्रमित हैं। हमें अकेले इस बात पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए कि किसी एक कौम का ही खात्मा होगा। उसमें बहुत से लोग, जैसे कहते हैं ना, उसकी जद में, उसके घेरे में बहुत से लोग आने वाले हैं। तो वो जो लहर आएगी, वो किस तरीके से कितने लोगों की लाशें बिछाएगी, इसका हमें अंदाजा नहीं है। तो उससे लड़ने के लिए ऐसे लोग चाहिए है जिन्हें अपने जीवन की भी चिंता ना हो, अपने भविष्य की भी चिंता ना हो। और ये बात किसमें होती है? ये होती है संघ में। क्योंकि संघ का जो व्यक्ति होता है, वो अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर आता है और संघ में शामिल होता है। जैसे बुद्ध के जमाने में धन दौलत, भाई बहन, माता पिता, घर द्वार, गांव शहर, सब कुछ छोड़कर जब वो संघ में आता है, तो उसे अपने अगले समय की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं होती है। वो केवल आंदोलन के लिए जीता है, वो केवल अपने क्रांति के लिए जीता है, वो केवल परिवर्तन के लिए जीता है। उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। तो इसीलिए साथियों, ये जो बाबा साहब ने जैसे मजबूत संगठन की बात किया, मजबूत समाज की बात किया, मजबूत समाज कौन सा कहलाता है? जो आंधी और तूफान में भी विचलित ना हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 2500 साल पहले बुद्ध ने एक मजबूत समाज की खोज किया था। वो समाज किस बात पे खड़ा था? जो चार जो खंबे जिसको हम कहते हैं, जिस पर जैसे एक टेबल होता है या एक पलंग होता है, वो चार खंभों पे टिका होता है। तो इसी तरह से जो आदर्श समाज है, बुद्ध का जो आइडियल सोसाइटी है, वो आइडियल सोसाइटी भी समता पे खड़ी थी, स्वतंत्रता पे खड़ी थी, बंधुत्व पे खड़ी थी, न्याय पे खड़ी थी। तो वो मजबूत समाज कहलाता है। तो इसी तरह से मजबूत संगठन भी किसे कहा जाएगा? तो मजबूत संगठन जो आंधी में, तूफान में, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, तो वो जो संगठन है, वो कभी भी हार मानने वाला ना हो। उसे किसी भी लोभ में, लालच में, भय में, संकट में फंसाया ना जा सके। उसकी खोज बुद्ध ने 2500 साल पहले की थी, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और धम्म, उनके धम्म में समझाया है, या बुद्धार कार्ल मार्क्स से समझाया है। तो ऐसा संघ बनाना भी बहुत जरूरी है, जहां युवा हो, युवा अपना सर्वस्व त्याग कर, जैसे जो जिसे हम वर्षावास कहते हैं या प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जहां से संघ की शुरुआत हुई, तो ऐसे संघ का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। और नहीं तो हम छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे कार्यों में समय व्यतीत करते जाएंगे, व्यतीत करते जाएंगे, व्यतीत करते जाएंगे। लेकिन जब प्रतिक्रांति की महामारी आक्रमण करेगी, और वो साधारण रूप से नहीं करेंगे, वो रक्त रंजित होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है कि भारत का इतिहास, वो बहुत बड़े इतिहासकार थे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास की जानकारी इकट्ठा की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास के बारे में बताया है कि भारत का जो इतिहास है, वो केवल ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच का रक्त रंजित इतिहास है, और कुछ नहीं है। तो ये तो रक्त रंजित इतिहास रहा है, तो आने वाले दौर में भी रक्त रंजित भविष्य दिखाई सा पड़ रहा है। और इसीलिए ऐसे संघ का निर्माण करना, जहां युवा जो हैं उनके लिए रास्ता बना कर देना, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी आवश्यकता है, यह हमारी मजबूरी भी है। जहां वो सर्वस्व त्याग करके जब इस क्षेत्र में आएंगे, ये क्षेत्र चुनेंगे, जीवन का इसे वो लक्ष्य बनाएंगे, और जब हम उन्हें सुरक्षा भी देंगे, जब हम उन्हें सम्मान भी देंगे, तो मैं समझता हूं कि जो बच्चे आज ग्लैमर की ओर आकर्षित हैं, जो बच्चे आज धन दौलत की ओर आकर्षित हैं, जो बच्चे आज बड़े बड़े नौकरियों की ओर आकर्षित हैं, जो बच्चे आज पद और प्रतिष्ठा के लिए आकर्षित हैं, आज नहीं तो कल वो इस क्षेत्र के लिए भी आकर्षित होंगे। और वही माता पिता जो आज कहते हैं बच्चों को कि बड़ी नौकरी पर जाना है, खूब पैसा कमाना है, कल को वो माता पिता भी
जब बच्चा इस क्षेत्र में आएगा और ऐसे संघ के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, तो माता पिता भी गौरवान्वित होंगे कि हमारे बच्चे ने एक अच्छा रास्ता चुना है। तो उसके लिए ये रास्ता बनाकर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भविष्य जो है वो इस तरह का हमको दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये जो कार्य हैं, चाहे अभी छोटे लेवल पर ही चल रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा कि युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए कोशिश की जा रही है, संघ बनाने की बात आ रही है, तो एक सम्यक जीवी संघ की मुहिम छोटे लेवल पर ही सही शुरू हुई है, जिसका भी हमारे पास में आदरणीय आजाद बौद्ध जी अभी हमारे पास में एक आशा की किरण के रूप में सम्यक जीवी हैं, जिनके माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि आज नहीं कल उनके पीछे की लाइन में युवा जरूर आएंगे और हमारे भविष्य के लिए वो इस तरह का कार्य करेंगे। बहुजन समाज बनाने की भी जैसे बात आती है, तो आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में सभी वर्ग के लोग, चाहे शेड्यूल कास्ट से हों, चाहे आदिवासी वर्ग से हों, चाहे पिछड़े वर्ग से हों, और यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग के भी कार्यकर्ता जो अब बौद्ध होकर, ये तो भारतीय व्यवस्था के हिसाब से हम SC ST या OBC या मुस्लिम ईसाई कह रहे हैं, लेकिन बौद्ध होकर वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये कार्य शुरू किया है। बड़े पैमाने पर जब ये दिखाई देगी समाज को या देश को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ही जब ये संदेश जाएगा कि इस तरह का कार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने शुरू कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सफलता बड़े पैमाने पर हमारे हाथ आ सकती है। तो साथियों, ये इस तरह का आज ये मीटिंग के अवसर पर ये इस तरह की बातें भी रखना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। और ऐसा यदि होता है तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अधिकार तो अधिकार होते हैं, लेकिन कर्तव्य उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि हम इस तरह के संघ का निर्माण करते हैं, तो समाज जो है जब उस संघ को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, तो वो अपने कर्तव्य की महत्ता को भी समझता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि हजारों साल के बाद हमें धन दौलत मिली है, पद प्रतिष्ठा मिली है, वैभव मिला है, ग्लैमर मिला है, लग्जरी मिली है, सुख सुविधाएं मिली है, तो भोगने के लिए ही नहीं मिली है, कुछ जिम्मेदारी निभाने के लिए मिली है, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। तो ये कर्तव्य का एहसास दिलाने के लिए या जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए हमारे अपने सामने रोल मॉडल्स भी चाहिए, समाज का आदर्श भी चाहिए। उस आदर्श के पीछे, उस रोल मॉडल्स के पीछे, जैसे बाबा साहब ने भिक्खु संघ के लिए कहा है कि भिक्खु संघ वाज द टॉर्च बेयरर ऑफ द बुद्धास आइडियल सोसाइटी। तो जो आदर्श समाज बुद्ध स्थापित करना चाहते थे, भिक्खु संघ जो था उसका वो टॉर्च बेयरर था। टॉर्च बेयरर मतलब जिसके हाथ में टॉर्च है, जिसके हाथ में टॉर्च है मतलब जो रास्ता दिखाने वाला है। तो रास्ता दिखाने वाला, किसको रास्ता दिखाने वाला? तो बुद्ध जिस आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे, उस आदर्श समाज का रास्ता दिखाने वाला संघ था। तो ये ऐसे संघ के बाद में ही समाज जो है अपने कर्तव्य को महत्व देना शुरू करता है, अपनी जिम्मेदारी को महत्व देना शुरू करता है। तो ऐसा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आदरणीय धम्म प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में या उनकी जो सोच थी उसको लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस तरह के कार्य को प्रारंभ कर दिया है। सफलता कब हाथ लगेगी या बड़े स्तर पर कब हाथ लगेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर कोशिश में हम सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। आज का एक बड़ा अच्छा अवसर रहा है कि फिल्म एक्टर जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, और भारत के लिए उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें उन्होंने एक योजना तो ये भी बताया कि 84,000 वो मूर्तियां भी दान करने वाले हैं। स्कूल के बारे में भी उन्होंने अपनी योजना बताई, और भी बहुत सी योजनाएं हैं। सभी लोगों को इकट्ठा करके, सभी को एक साथ जोड़कर महासंघ या संघ राजा की बात उन्होंने की।
तो बहुत अच्छा लगा उनकी बात को सुनकर, लेकिन चूंकि इस तरह की बातों को भी रखना जरूरी था, तो मैंने अपने तरफ से इस तरह की बातों को भी रखने का प्रयास किया है, कोशिश की है। जो भी कोई भूल चूक हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह का जो विचार रखा है अपनी किताबों के माध्यम से, उस पर गंभीर होकर जो भी हमारे समर्थक हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के शुभचिंतक हैं, सभी लोगों ने मिलकर गंभीर होकर केवल मनोरंजन के लिए नहीं, जैसे बाबा साहब की किताब का उदाहरण याद आता है कि पीपल लाइक टू एंटरटेन थॉट्स, लोग विचारों का केवल मजा लेते हैं, तो विचारों का केवल मजा नहीं लेना है, हमें गंभीरता पूर्वक इन मसलों पर विचार करते हुए समस्या का निराकरण भी करना है। ऐसा मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी को धन्यवाद करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य साहब, आपने निर्माण कार्य के साथ साथ सुरक्षा और चिंता और चुनौतियों के लिए हमको प्रेरित किया है। कोई भी निर्माण कार्य को पूर्ण करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा रखना भी और उसको भविष्य में यथावत निरंतर बना रखने के लिए भी हमको इस पर सोचना चाहिए गंभीर होकर। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम के आभार उद्बोधन के लिए माननीय संस्थापक महोदय 5 मिनट आप भी बोल दो, 5 मिनट अभी है टाइम जी, 15 मिनट है अपने पास। जी जी। आज एक महत्वपूर्ण दिवस रहा है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समक्ष सभी साथियों ने हमारे 3 महान शख्सियतों को सुना। माननीय गगन मलिक साहब, इन्होंने देश के बुद्धिस्टों के साथ साथ विदेश के बुद्धिस्टों को भी एक संघ की जो कल्पना की है, उसी संघ की कल्पना के लिए संकल्पना के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले 2007 से कार्य कर रही है। माननीय सुधीर दास सिंह, जो हमारे दिल्ली से धम्म मोटिवेटर हैं, जो संघ की संकल्पना है, जो संविधान के पहले शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, वह भी उनको एक वी द पीपल के नाम से एकत्रित होकर और ईमानदारी से कार्य करने के लिए हम सबको मोटिवेट किया और धम्म के बारे में बता रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की भी यही विचारधारा है। जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्य कर रही है और भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन इन संस्थाओं के कार्य दिखते क्यों नहीं है, इस प्रकार की चिंता माननीय सुधीर दास साहब अपने डेली जो प्रबोधन होता है उनका 8 से 10 बजे तक जूम मीटिंग पर वी द पीपल इंडिया पे, तो एक छोटा सा जोक है, मैं सुनाना चाहता हूं कि एक क्षेत्र के लोगों का वहां के बड़े नेताजी से एक मांग थी कि हमारे लिए एक नया चर्च बनाया जाए। तो नेताजी ने बोल दिया कि बिल्कुल नया चर्च आपका बना दिया जाएगा, और नया चर्च बना दिया जाएगा। वह नया चर्च पुराने चर्च के स्थान पर ही बनेगा, क्योंकि आपकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए नया चर्च पुराने चर्च के स्थान पर ही बनाया जाएगा, और पुराने चर्च का जो पवित्र सामान है वो पवित्र सामान भी नए चर्च में लगाया जाएगा। तो जनता बहुत खुश हुई कि पुराने चर्च का सामान नए चर्च में लगाया जाएगा। अंत में नेताजी क्या बोलते हैं कि जब तक नया चर्च नहीं बन जाएगा, जब तक पुराना चर्च गिराया भी नहीं जाएगा। तो जनता ने और तालियां बजाई। तो इस प्रकार के संगठनों के जो बहुत सारे कार्य हैं, इस प्रकार से गुमराह करते हैं कि जब तक नया चर्च नहीं बन जाएगा, जब तक पुराना चर्च आपका नहीं गिराया जाएगा, और पुराने चर्च का सामान हम नए चर्च में ही लगाएंगे।
तो ये दो बातें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ये कार्य नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की जो समाज के बीच भ्रांतियां जाती हैं, और समाज देखते देखते 1956 से लेकर अब तक बहुत कुछ उनकी आंखों के जो नूर थे या पानी था या आशा थी, वह सब सूख गई। तो इस प्रकार की आशाओं से हमें समाज को उबारना है, संरक्षण भी देना है। और जो हम भारत के लोग हैं, वास्तव में लोगों को लोगों जैसा दिखना चाहिए, ऐसे संविधान की अवधारणा है। तो इस संगठन के माध्यम से ही गंभीर होकर हमको इस कार्य पे कार्य करना है। यही आज हम सबका उद्बोधन में रहा है 3 महान हस्तियों का। हम इसका कंक्लूजन माननीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से चाहते हैं। तो माननीय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसका कंक्लूड करें और आभार व्यक्त करें। माननीय धर्मप्रकाश पाठक। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब का। आज उन्होंने जो बातें हमारे बीच में रखी, देश के बीच में रखी, क्रांति की प्रतिक्रांति और बड़ी गहराई से बड़ा गंभीर चिंतन उन्होंने किया और उसका कंपैरिजन किया तीसरी लहर से। और स्पष्ट शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आचार्य साहब ने कहा कि तीसरी लहर, आज देश चिंतित है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। देश के सारे वैज्ञानिक, दुनिया के सारे वैज्ञानिक, दुनिया के सारे मेडिकल के वैज्ञानिक, दुनिया की शासन प्रशासन की सारी ताकतें, सारी शक्तियां उस लहर से मुकाबला करने के लिए अभी से तैयारी कर रही। एक बात स्पष्ट उन्होंने और कही कि हमारा वैज्ञानिक, हमारा डॉक्टर आज नहीं तो कल इस कोरोना जैसी महामारी का इलाज ढूंढ ही लेंगे, इससे खत्म कर ही देंगे। ये निश्चित रूप से सही है और ऐसा हमें विश्वास रखना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अनेक बीमारियां आई हैं पूरी दुनिया में और आज उनका नामो निशान नहीं है, खत्म कर दी गई है और बहुत आसान उनका इलाज आज वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंस ने उसको तैयार कर दिया। लेकिन चिंता जो उन्होंने जाहिर की, जिससे भारत का प्रत्येक बुद्धिजीवी, कल के कार्यक्रम में भी मैंने उसके बारे में बोला था कि जो बुद्धिजीवी है, जो दूरदर्शी है, जो पारदर्शी है, जिसको आभास होता है, जिसका मस्तिष्क जागा हुआ है, वो ये महसूस कर रहा है कि मनुवाद की तीसरी जो लहर होगी, जिसे चिल्ला चिल्ला कर आज लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, नई संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश करना, ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है और बहुत बड़े पैमाने पर इस पे चिंतन के उपरांत इसका इलाज करने की जरूरत है। चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन केवल चिंतन भर से ही काम चल जाएगा यह संभव नहीं है। इसका इलाज करने की जरूरत है और ये इलाज हम कब कर सकते हैं? इस लोकतंत्र के रहते, इस संविधान के रहते हमें इसका इलाज करने की पूरी ताकत प्राप्त है, पूरे अधिकार प्राप्त। और जब ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये संविधान नहीं रहेगा, तो हम निहत्थे हो जाएंगे
हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, बोलने की आजादी ही खत्म कर दी जाएगी, तो बलपूर्वक सैनिक शक्ति के माध्यम से, गोली बंदूक और तोप की शक्ति के माध्यम से भयंकर भयंकर मुसीबतों का मुकाबला करना हो। ऐसा स्पष्ट आदरणीय राष्ट्रीय आचार्य जी ने अपने संबोधन में संकेत दिया। और हम लोग, खासकर के मैं स्वयं, बहुत पहले से इस बिंदु पे चिंतित, बहुत पहले से 30-35 वर्ष की राजनीतिक मेहनत को, आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद को छोड़ने का जो मेरे मन में ख्याल आया था, या उसके लिए मैंने अपने को दृढ़ संकल्प किया था, उसके पीछे भी यही सबसे बड़ा मकसद था कि आने वाला समय भयंकर होगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी। कई साथी मुझे फोन करके कहते हैं कि साहब, बड़ी तेजी से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। मैं कहता हूं ये सही है। हम लोग रातों दिन चिंतित हैं, रातों दिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये चिंता रहती है कि जितना जल्दी हो सके कैडर वेश के आधार पे, प्रशिक्षण के माध्यम से हम सामाजिक संगठन को खड़ा करें। इसके साथ साथ जो विशेष बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जितना बड़ा संगठन खड़ा करने की हमारी तमन्ना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तमन्ना है, उससे भी बड़ी तमन्ना है मजबूत संगठन खड़ा करने। मजबूत, और मजबूत का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कोरेगांव का। पूना के कोरेगांव का जो 500 हमारे महार युवाओं ने, 500 महार सैनिकों ने 28,000 सशक्त घुड़सवार पेशवाओं की सेना को परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया। संख्या बल में वो बहुत कम थे, अस्त्र शस्त्र में भी उनके पास इतने बड़े नहीं थे, लेकिन मन का दृढ़ संकल्प और मजबूत ट्रेनिंग उनके पास थी। उस मजबूत ट्रेनिंग और दृढ़ संकल्प ही एक उनका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र था, जिसने 28,000 पेशवाओं की फौज को, सेना को पराजित कर दिया। ठीक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी इसी प्रकार का मजबूत संगठन, राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए खड़ा करना चाहती है। काफी प्रभावित आप लोग हुए हैं आचार्य जी के प्रबोधन से। मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूं, हमेशा होता हूं, निश्चित रूप से आप भी हुए होंगे। तो जो भी प्रभावित हुए होंगे, जैसा उन्होंने कहा कि आज हम अपने बच्चों को धन, दौलत, ग्लैमर, लग्जरी लाइफ की ओर मोटिवेट कर रहे हैं। मिशन, राष्ट्र, देश, समाज के प्रति हम उनको तैयार नहीं कर रहे। लेकिन इस किस्म की चर्चा जब होती है और चर्चा में जब कुछ लोग भाग लेते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन होता है, उनके मन में निश्चित रूप से बदलाव का कोई बीज अंकुरित होता है। और जो बदलाव का बीज अंकुरित होता है, उस बीज से ही हमें बहुत बड़ा बाग बनाने की जरूरत। मैं ये शब्द इसलिए आपसे इस्तेमाल कर रहा हूं कि युवा
जवान या हमारे कुछ बड़ी उम्र के साथी भी जो इस पवित्र पुण्य कार्य के लिए अपने को समर्पित करना चाहते हैं, इस पुण्य मानव सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो अपने को समर्पित करना चाहते हैं, वो खुलकर, दिल खोलकर अपनी बात रखें। वो अपने को घोषणा करें कि मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़कर बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा के लिए, राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा के लिए, धम्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं। और ऐसा जितने साथी कहेंगे, ऐसा निर्णय जितने साथी लेंगे, उनके रहने, उनके खाने, उनके कपड़े, उनकी दवाई, उनके ऊपर होने वाला जो भी खर्च आएगा, हम उसे अपने साथियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से करने में आज सक्षम हैं। 100% हम इस बात से सक्षम हैं कि हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो समय ना गमाएं, टाइम ना लगाएं, कम ही सही, कम संख्या में ही सही शुरुआत करिए। और जब शुरुआत होगी तो गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है और फिर वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों में जाती है। तो इसकी शुरुआत करनी है। जैसा मैं आपको बता दूं, 2005 में जब मैं एमएलसी था, कुछ घटनाएं मेरे जीवन में हुई पार्टी स्तर से, तो मुझे लगा कि मैं अब धर्म के लिए मुझे काम करना चाहिए। राजनीति में 20-25 वर्ष लगा दिए, बहुत है, पूरी जवानी लगा दी। अब शेष समय हमें धर्म के प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। तो मैं अपने साथियों से बात करता रहता था। जो जो एरिया मेरे पास रहे, उस समय मध्य प्रदेश मेरे पास था, कुछ समय के लिए राजस्थान मेरे पास था, उत्तराखंड मेरे पास था, गुजरात मेरे पास था, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और आगरा का ये जोन भी मेरे पास था। तो मैं साथियों से बात करता था और करते 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 हमने 14 अक्टूबर 2007 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर दी, निर्माण कर दिया इसका विधिवत रूप से। और साइट बाई साइट हमारे बाबूजी रामकृष्ण अशोकन जी ने फुल टाइम, आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ने फुल टाइम, और अनेक ऐसे साथी थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। मैं पर्दे पर नहीं होता था। तो मैं जब साथियों से बात करता था जो पार्टी में प्रदेश लेवल पे कहीं प्रभारी थे, बड़ी बड़ी जगह थे, तो वो 100% मेरी बात से सहमत होते थे और मुझे आश्वासन देते थे, भरोसा देते थे कि सर जिस दिन आप फुल टाइम ये काम करोगे, जिस दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धम्म का काम आप फुल टाइम करोगे, हम भी आपके साथ करेंगे। और ऐसे करीब 100 लोगों की संख्या थी। 100 लोग करीब ऐसे थे जो मुझे ये भरोसा दिलाते थे, विश्वास दिलाते थे कि सर हम फुल टाइम आपके साथ काम करेंगे, फुल टाइम आपके साथ काम करेंगे। पूरे देश भर में थे। 1-2 साथी ने तो मुझे उस वक्त ये भी कह दिया कि साहब आपकी पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। मैंने क्या, क्यों? बोले आप तो पार्टी में रहेंगे, आप एमएलसी रहेंगे, आप राज्यसभा जाएंगे, आप मंत्री बनेंगे, और हमको कहते हो कि आप कटोरा ले लो, बाबा जी हो जाओ, भीख मांगो। तो मैं हंस जाया करता था और अपने में फील करता था कि भाई इसका जो कहना है ये 100% सही है।
अगर ये इतना ही पुण्य का काम है तो फिर तुम खुद क्यों नहीं करते? एक वक्त आया 2 जुलाई 2015 को, और हालात इसी स्तर पर पहुंच गए कि मेरे सामने हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि भाई आज फैसला करो, आपको एक ही काम करना है, या तो बुद्ध धम्म का काम करना है या तो पार्टी का काम। मैंने उनके पैर पकड़े और अनुरोध किया, और उन्होंने मेरा अनुरोध लगभग स्वीकार कर लिया। मैं फुल टाइम आरवीएम के काम में लग गया, और जो 100 लोग मुझे भरोसा दिलाते थे कि जिस दिन आप इस काम को फुल टाइम शुरू करेंगे हम भी आपके साथ करेंगे, तो मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर आप भरोसा करिए, एक एक करके 100 के 100 लोग भी किनारा कर दे। मेरा टेलीफोन भी रिसीव करना उन्होंने बंद कर दिया। कभी कोई रिसीव कर भी लेता था तो ये कहता था साहब अभी थोड़ा छोड़ो, अभी हमको थोड़ा समय दो, अभी हमें थोड़ा सा ये दो, अभी हमें ये करो। खैर मैं टूट गया था बुरे ढंग से। मुझे लगा कि मैंने बहन जी को भी नाराज कर दिया और ये लोग भी मेरे साथ से निकल गए, लेकिन मैंने हिम्मत छोटी नहीं की। मैंने काम को धीरे 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 स्पीड बढ़ा दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी, और इतनी स्पीड बढ़ा दी, इतनी स्पीड बढ़ा दी कि आज वो लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि सर आप जिद्दी बहुत हैं, आप जो मन में सोच लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। इतने कम समय में आप लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्मित कर दिया। तो मैं उन्हें हंसकर कहता हूं, मैं कभी नाराज नहीं होता। बचपन से मेरी एक आदत है, मुझे जितनी गुस्सा मेरे दिमाग में होगा उतनी मुझे हंसी ज्यादा आएगी, हंसी ज्यादा आती है और मेरे चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। जो लोग मुझे जानते हैं, जिस दिन मैं ज्यादा प्रसन्न होता था पार्टी में या बहुत हंसता था, तो उस दिन जो मेरी आदतों से वाकिफ लोग थे वो कहते थे कि आज साहब के सामने पढ़ना, साहब गुस्से में है, किसी का नुकसान हो जाएगा। ये मेरी पहचान थी। तो जब आज मुझसे वो फोन करके कहते हैं तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि मैं कांशीराम साहब का शिष्य हूं, बाबा साहब का अनुयायी हूं, और कांशीराम साहब हमेशा कहते थे तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हजार आते हैं। तमन्ना अगर झूठी है तो बहाने भी हजार आते हैं, और हमारा समाज तो बड़े पैमाने पर बहानेबाज है। जितना दिमाग हमारा समाज बहाने बनाने पे लगाता है, अगर उसका 10% भी केवल पॉजिटिव काम करने में लगा दे तो हमारी बात बड़ी हो सकती है, हमारी बात बहुत आगे बढ़ सकती है। ये बात मैंने आपके बीच में रखी है। ज्यादा समय में अब आपका नहीं लेना चाहता। मैंने ये चर्चा सिर्फ इसलिए की कि आज वो 100 लोगों में से एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में नहीं, लेकिन कुदरत की कृपा है, बाबा साहब की बुद्ध की अनुकंपा है कि उनसे 1,000 गुना ज्यादा योग्य व्यक्ति, डॉक्टर आरसी धीमान जैसे व्यक्ति, अनेक बुद्धिमान व्यक्ति आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बीएम पटेल साहब जैसे लोग, हमारे युवा लोग, मैं नाम लूंगा तो समय हो जाएगा, हजारों की संख्या में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के स्तंभ, पिलर तैयार हो गए, और इन पिलरों की ताकत पर बहुत जल्दी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत में बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा किला खड़ा करने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है। बचपन से आज तक जो मेरे मन में आया है, जो मैंने सोचा है,
मैं भरोसे के साथ कहता हूं, कुदरत ने 100% मेरी बात को पूरा किया है। 99% नहीं, 100%। मैं एक बार बाबूजी अशोकन जी से मेरी बात हो रही थी, जब मैं फुल टाइम नहीं था, बाबूजी और हम जा रहे थे, गाड़ी में ही थे, तो मेरे से बोले बाबूजी के विधायक जी, भारती जी ये बताओ, जितना बड़ा प्लान आप बताते रहते हैं, चर्चा करते हैं, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो मैंने कहा बाबूजी, आप हेलीकॉप्टर में बैठकर मीटिंग करने की तैयारी करो। बोले क्या कह रहे हो? मैंने कहा ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के शीर्ष नेतृत्व को किसी दिन हेलीकॉप्टर की मदद लेकर मीटिंगों के लिए जाना पड़ेगा, सम्मेलनों के लिए जाना पड़ेगा। बोले ऐसा हो सकता है? मैंने कहा कांशीराम साहब का जीवन पढ़ लीजिए। एक समय था कि 5 पैसे साइकिल की पंचर के पास लिए नहीं थे उनके पास, और आज का समय है कि 20 सीए अकाउंट मैनेज करने के लिए लगाने पड़ते। तमन्ना सच्ची हो, नीयत सच्ची हो, इरादा पक्का हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं। कल तक बहुत मुश्किल होता था सेंटर ऑफिस को चलाना, सारा वजन 80% वजन मेरे ऊपर पड़ता था। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा को हमारे एक सम्मानित व्यक्ति ने, किसी वक्ता ने अपील की कि भाई बुद्ध पूर्णिमा पर हमको आरबीएम में कुछ धम्मदान करना चाहिए। साथियों ने 80-85 हजार का धम्मदान कर दिया। 2 महीने के लिए हम मजबूत हो गए, और ये स्पीड जैसे बढ़ती जाएगी। मेरी एक दिन मास्टर बादल सिंह बॉस साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा हमारे मजबूत लोग तैयार हो जाएं, कटोरा पकड़ने वाले। 20 वर्षों में मान्यवर काशीराम साहब ने 1000-1500 लोग तैयार किए थे वामसेफ के माध्यम से, जिनके हाथ में कटोरा था। कटोरा माने चंदा करना। बात को बनाने के लिए समाज को ही तैयार होना होगा, ये साहब का स्लोगन था, और बात बन गई। पैसे की कभी कोई कमी नहीं आई। तो हम लोग भी बड़ी तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के लिए प्लानिंग हम लोग करते हैं। सभी साथियों का मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, आगामी कार्यक्रम आपका बता दूं। संगठन को मजबूत करना है, और मैं संगठन का स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए मैं बार बार अपने साथियों से कहता हूं कि संगठन के विषय में मेरे सुझाव को आप हमेशा 100% स्वीकार कर लिया करो। ये मेरे जीवन की 40 वर्ष का तजुर्बा है। अभी 10 जोन में पूरे भारत को हमने बांटा है, और 10 जोन में एक राष्ट्रीय महासचिव, एक राष्ट्रीय सचिव, 2 लोगों को प्रभारी बनाया गया है। तो हमें 732 जिले तक पहुंचना है। भारत में 732 जिले हैं, तो 732 जिले तक हमें पहुंचना है। तो उसका ये हमको लगाना है। बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूं, 4-5 दिन पहले मैंने अमर उजाला अखबार पढ़ा, तो उसमें बहन जी का एक निर्देश था लखनऊ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए। उसमें लिखा था कि बहन जी के नाम लेके लिखा है, मायावती जी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को नए आदेश दिए हैं, और नए आदेश में संगठन का आदेश बहन जी ने दिया है कि पहले प्रदेश की कमेटी बनाइए, फिर जोन की कमेटी बनाइए, फिर जिला की कमेटी बनाइए, फिर विधानसभा की कमेटी बनाइए, फिर सेक्टर की कमेटी बनाइए, फिर पोलिंग बूथ की कमेटी बनाइए। इससे पहले ये पैटर्न जस्ट वैसे था, पलट के था। इससे पहले ये पैटर्न था, पहले बूथ कमेटी बनाइए, फिर सेक्टर कमेटी बनाइए, फिर विधानसभा बनाइए, फिर जिला बनाइए, फिर जोन बनाइए। तो मुझे वो पढ़ते पढ़ते हंसी आ रही थी कि जिस पैटर्न पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है पूरे देश भर में, आदरणीय बहन जी ने भी अपने 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को ऐसा आदेश दिया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इतनी बड़ी नेता भी अब हमारी प्लानिंग के ऊपर वो संगठन में निर्देश जारी कर रही, बड़ी खुशी की बात। तो उसको पूरा करने के लिए हमें जिले तक पहुंचना है। प्रथम लक्ष्य हमारा जिला है।
मध्य प्रदेश के लोग एडवांस हो गए हैं, तो उनको हमने कहा भाई आप तहसील भी बनाओ, नगर पंचायत भी बनाओ, वो जिले तक पहुंच गए हैं बहुत पहले। लेकिन बाकी राज्य भी नहीं तैयार हुए हैं बड़े पैमाने पर, तो उनको हमें तैयार करना है। तो 10 जोन बनाए हैं। तो 10 जोन में हमको बहुत जल्दी जूम पे जोन वाइज जो 10 भागों में भारत को बांटा है, तो उसमें हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उसका 7 जून को पहला वाला 7 जुलाई को 7 जुलाई दिन बुधवार है और समय 7 बजे से रखा है। आप लोग चाहे तो 8 बजे से भी कर सकते हैं, 8:30 बजे से भी कर सकते हैं। मैंने इसमें एक देखा है कि 7 बजे नेटवर्क बहुत व्यस्त रहता है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोग इस टाइम पर जूम नेट को इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो आप 8 बजे से 8:30 बजे से भी कर सकते हैं, और लोग खाना खा के बैठेंगे तो फिर उनकी ऊर्जा मजबूत होगी, तो वो 10 बजे तक 10:30 बजे तक भी चला लेंगे। 7 बजे का टाइम होता है, वो उस वक्त भूखे भी होते हैं, भूख भी लगती है, उनको खाना भी खाना होता है। कुछ लोग डायबिटिक्स के मरीज हैं तो उनको दवाइयां भी लेनी होती हैं। तो 8 बजे से भी आप कर सकते हैं, ये समय आप लोग तय कर लेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट जोन है, इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये 5 राज्य आते हैं। इसका आपको करना है। इसी प्रकार से दूसरे राज्यों का भी हम लोग लगाएंगे, दूसरों का भी, वो भी आप लोग तैयार रहें, आपको करना है। और इसका विषय है राज्य, संभाग, जिला स्तरीय कमेटियों के गठन पर चर्चा। संगठन को फोकस करना है, संगठन पे ही चर्चा करनी है। राज्य, संभाग और जिला स्तर कमेटियों के गठन पर चर्चा, संगठन पर चर्चा, ये इसका विषय रहेगा। 10 जुलाई शनिवार को 25 पॉइंट चर्चा 12 बजे से 2 बजे तक, और जो 25 पॉइंट है आंदोलन के, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसको भी हम विस्तार से इसकी चर्चा पूरे देश में कराना चाहते हैं। 11 जुलाई रविवार को है, 11 जुलाई रविवार को भी 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा इसी विषय पे चर्चा होगी। सोमवार को हमारा 6:30 बजे से 8 बजे तक संविधान चर्चा कार्यक्रम होगा। 8-9 जुलाई खाली है अभी, कोई साथी चाहेंगे तो इसमें अपना प्रोग्राम लगा सकते हैं। विशेष सूचना मैं अब आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई रविवार का दिन है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब का कैडर कैंप होगा। कैडर होगा, प्रशिक्षण होगा, और आप सभी साथी नोटिंग बुक लेकर, पेन लेकर बैठेंगे, और जो टारगेट राज्यवार आपको दिया गया है उसमें से आपको एक भी व्यक्ति कम नहीं करना है। जो टारगेट राज्य को दिया गया है उतने साथी आपको चयनित कर, कभी से चयनित करिए उनको ही अपने अपने राज्य को तैयार करना है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि राज्य को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए उनमें लीडरशिप डेवलप करनी है, नेतृत्व डेवलप करना है। इस कैडर कैंप का ये विषय है, इसका ये मतलब है। तो ये आप लोग रखिए। और 25 पॉइंट पे जो हम चर्चा करा रहे हैं, इसका 27 सितंबर सोमवार का दिन है। 27 सितंबर को हम लोग राष्ट्रपति के नाम पूरे देश भर से ज्ञापन देंगे इन 25 बिंदुओं पर। ज्ञापन की कॉपी आपको सेंटर ऑफिस से बन के मिल जाएगी। तो आपको एक दिन का धरना प्रदर्शन 27 सितंबर को आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की शक्ति का प्रदर्शन करना है। अभी से आप लोग परमिशन ले लेंगे
जिला मजिस्ट्रेट से या सिटी मजिस्ट्रेट से या तहसीलदार से, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी होगी, आप उससे परमिशन ले लेंगे और ये धरना प्रदर्शन होगा प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक। आप परमिशन लेकर आप झंडा लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, माइक लगाएंगे और अपना छोटा वाला टेंट लगाएंगे और कम से कम 100-100, 200-200, 500-500 लोगों को आप वहां बिठा लेंगे। कोविड-9 का पूरा पालन करेंगे, मास्क लगाकर, फिजिकली डिस्टेंस का पालन आप करेंगे और 4 घंटे स्पीच करेंगे। 4 घंटे इन 25 पॉइंटों पर हमारे वक्ता समाज को मोटिवेट करेंगे और फिर जिला अधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन पत्र उनको दिया जाएगा कि हम इस प्रकार की व्यवस्था भारत में चाहते हैं और आप केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकारों को निर्देशित करने की कृपा करें। तो ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के बीच में रखा है और बड़ा हमारा फिजिकली प्रोग्राम 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन बौद्ध गया में होने के लिए जा रहा है। ये प्रस्तावित है। पूरे 37 राज्यों के धम्म प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि ये 3 दिन 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर हम लोग बुद्ध गया में रहेंगे, बुद्ध की पावन धरती पे रहेंगे और संपूर्ण भारत को कैसे बुद्धमय बनाया जाए, हमारी क्या योजनाएं होंगी, क्या प्लानिंग होगी, उस पावन धरती पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अभी से रिजर्वेशन करा लें। आपको 11 अक्टूबर के शाम तक पहुंचना है और 14 अक्टूबर की शाम को 8 बजे के बाद वापसी का रिजर्वेशन आपको लेना है। 11 अक्टूबर की शाम तक, रात तक आपको पहुंचना है और 14 अक्टूबर की शाम को 8 बजे के बाद का उधर से रिजर्वेशन आपको लेना है। तो ये विशेष बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं और जूम के माध्यम से हम लोग जुड़ते रहेंगे और फिजिकल भी आप अपने राज्यों में अब प्रशिक्षण शिविर लगाना शुरू करिए, सेमिनार लगाना शुरू करिए। मैं भी आऊंगा, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब भी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम.आर. धम्मप्रिय साहब, प्रशांत साहब भी आएंगे और जो प्रभारी हैं राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश सचिव, वो भी हमारे उन प्रोग्रामों में रहेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी करके 100 करोड़ लोग जो षड्यंत्र में फंसे पड़े हैं, उनको एक चक्रव्यूह में कैद कर लिया गया है। वो अंधविश्वास के चक्रव्यूह से उनको बाहर निकालना, उस चक्रव्यूह को से तोड़ना है, उसकी तैयारियों में हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। इतना कहकर मैं अपनी बात को आज खत्म करता हूं और संचालक जी से, सम्मानित मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से मैं निवेदन करता हूं कि समापन की कार्रवाई आगे की आप शुरू कराएं और जो मैंने आपसे निवेदन किया है आप उसको स्वीकार करें और जो फुल टाइम काम करना चाहते हैं, फुल टाइम धम्म का प्रचार करना चाहते हैं, युवा, नौजवान और बड़ी उम्र के साथी भी, उनकी पूरी फैसिलिटी, उनकी सारी सुविधाएं केंद्रीय कार्यालय पर उनके रहने, उनके खाने, उनके ऊपर किराए पे खर्च होना, जो भी आवश्यक जरूरतें हैं, हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आपके निर्देश पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों ने, सहयोगियों ने सुने हैं, उनको हम अभी से तैयार करके लागू करने का कार्य प्रारंभ करेंगे। और आज बहुत सारे साथियों ने अपने हैंड रेस की है। आज का कार्यक्रम बहुत फिक्स था और जिनको हमने बोलने के लिए समय दिया था उनको हमने आज बात रखवाई। 11 तारीख को 1 घंटा मैं चाहता हूँ साहब से, जो साथी हमारे कुछ बोलना चाहते हैं, 1 घंटे का 0 सेशन उसमें चल जाए तो जो अधिकतम साथी उसमें
2-2 5-5 मिनट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा प्रस्ताव। हाँ नहीं, कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, 1 घंटा व्यूज आ जाएं जी अभी 25 मिनट तो लंबा चलाना है उसको, जी 1 घंटे व्यूज ले लीजिए, लेकिन जो साथी भी बोले उनका नाम पहले ले लीजिए। जी 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 मतलब ये जो हैंड करते हैं ये व्यवस्था हम अमल नहीं कर पाएंगे, इस पे जी अमल नहीं कर पाएंगे। तो जो सुनियोजित तरीके से हमारे प्रोग्राम होते हैं और सुनियोजित वक्ता होते हैं, उनको पहले से विषय और टाइम दे दिया जाता है, तो उसी पद्धति को लागू रखो। जी तो आप सिलेक्शन कर लेना 5-7 ऐसे लोग, 5-7 लोग, 8 लोग 5-5 मिनट के लिए। जो आज का प्रोग्राम हुआ है, हमारे गगन मलिक साहब का मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहना, हमारे आचार्य जी का मार्गदर्शन रहना, उस पर जो भी अपनी व्यूज देना चाहें, ऐसे 5-7 साथियों का आप सिलेक्शन कर लेना और उनका नाम दे देना लिस्ट में। जी सर जी। अब मैं सभी साथियों के लिए माइक ओपन करने की इधर से अनुमति जारी करता हूँ। और आज की हम जो गाथा है, मंगल गाथा, जिससे हम सभी प्राणियों की मंगल की कामना करते हैं, सभी साथ मंगल गाथा के लिए सभी साथी अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठेंगे और अपने अपने माइक भी अगर नहीं खोले हैं तो खोल लें। माइक ओपन करने की मैं अनुमति इधर से जारी कर देता हूँ। साथियों से अनुरोध है, कल सोमवार को महासभा द्वारा सभी साथियों को जय भीम चर्चा होती है। 5:30 पर सभी साथियों से अनुरोध है आप उन्हें जुड़े और संविधान का लाभ लें। आज के कार्यक्रम घोषणा की जाती है। बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मंगल हो। प्रकाश मेरी आवाज सुन रहा है? सिंह जी कार्यक्रम को एंड कर जय भीम। जय भीम नहीं मिल रही है उनको। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। माननीय शशि मैडम जी, मीटिंग को समाप्त। वो तो आ रहा ना, तो लगा के 68 रुपए कौन क्या? जय भीम सर। आया और कोई 245 तो उसका डन कर। तो मेरे पास ही जो भी शांति मीटिंग छोड़ना चाहे मीटिंग छोड़ सकते हैं। तकनीकी वजह जो होस्ट है वो इंजीनियर और वो साहब के पास पहुंच गई है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जो भी साथी मीटिंग छोड़ना चाहे छोड़ दें। हाँ लेकिन वो कितने दिन लिमिट देने हैं, इतना थोड़ी देगा। अध्यक्ष महोदय जी जय भीम नमो। हमेशा नहीं देगा वो। हम प्रकाश जी जय भीम सर।
हेलो माता जी, माता जी जय भीम। राष्ट्रीय आचार्य जी, यदि बात को सुन पा रहे हैं तो आप ही मीटिंग को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो होस्टिंग आपके पास चली गई है, मेन स्ट्रीम। भारती जी जय भीम सर। जय भीम साहब, जय भीम। सर जी मैं विजयराज उत्तराखंड से। जय भीम। जय भीम जय भीम। हाँ मैं भोपाल से, देहरादून से बोल रहा विजयराज। मुझे बाजू में आ बाजू साइड में नहीं, साइड में डाल ये बाजू ये कदम जी जय भीम। विष्णुदेव जी जय भीम। जय भीम जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल उपस्थित हूँ। कब ज्वाइन किया था? हाँ करीब आधे पौने घंटे। अच्छा, हमने तो शुरू से देखा था, शुरू स्टार्टिंग से देखा था। नहीं मैं 10 बजे से हमने 10 बजे से देखा था, 10 बजे से सीधा पूरा भाषण सुना है। मेरा निवेदन है सभी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, राजस्थान में वैसे भी मानसून का सूखा रहता है। हाँ जी। सर प्रकाश जी बोल रहे हैं सर। खेमचंद सोलंकी।